नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं सियासी रणनीति उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट। यहाँ की अगर तो 13 प्रत्याशी मैदान में है। बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी, बीएसपी यहाँ मैदान में है और मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है। त्रिकोणी बनाने की कोशिश यूकेडी कर रही है, उससे कितना बन पाएगा ये देखने वाली बात है। महिला पुरुषों के बीच बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ समस्या ऐसी है जो यहाँ मुंह बाएं खड़ी है। पलायन सभी जगह है, बेरोजगारी सभी जगह है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ यानी कि केवल उत्तराखंड नहीं, दुनिया में जिस धरा का महत्व है, जिसे देवभूमि कहा जाता है, वो देवभूमि वहीं से चलती है और वहां के अपने महत्व के साथ साथ वहां की अपनी परेशानियां भी हैं। सरकार का दावा है कि 12 महीने यात्रा सहज और सुगम हो सके, उसके लिए काम किया गया है। ये मोदी की गारंटी है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस बात को लेकर के है कि महज कागजों में और आंकड़ों में बताने से कुछ नहीं होता। वहां के लोगों का पलायन रोकना, टूरिज्म को शिखर पे चढ़ाना, देवभूमि है लेकिन उसी तरह से वहां के आने वाले अतिथियों के लिए महत्व पैदा करना, ये बड़ी बात है। सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े लोग काफी हैं। ठाकुर और ब्राह्मण वहां पे ज्यादा संख्या में रहते हैं। खैर चलिए, हमारे साथ इस वक्त चर्चा में दीपक रावत जी यूपीडी से जुड़े हुए हैं, आशीष नोटियाल जी हमारे साथ में कांग्रेस से हैं और राजेश बिष्ट साहब हमारे साथ भाजपा से हैं। दीपक जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपने भी वहां पे कैंडिडेट खड़ा किया है और लेकिन बीजेपी के अनिल बलूनी जो मीडिया प्रमुख हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, अगर क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें तो उन पे चर्चा हो रही है या फिर राम मंदिर, मोदी की गारंटी? देखिए भारतीय हेलो 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 देखिए, जिस विषय में भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि उनके जो अपने विषय हैं, जो जिन विषय पे जनता उनको समर्थन दे, उस विषय पे वो जनता को बदलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मूल विषय यहाँ के हैं, और खास तौर पर आपको बताऊं कि पौड़ी लोकसभा में 2 विषय बहुत महत्वपूर्ण हो रखे हैं। एक अंकिता भंडारी का मर्डर जो प्रकरण हुआ वो, और अग्निवीर। गढ़वाल रेजिमेंट का सेंटर यहाँ होने का कारण अग्निवीर के प्रति युवाओं का बड़ा रोष है और उन्होंने इस टाइम कसम खाई हुई है कि वो वर्तमान सरकार की, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, इनके विरुद्ध ही वोट करेंगे। और जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों से अंकिता भंडारी के प्रकरण को उलझाया जा रहा है और लगातार जो यहाँ की मांग है कि सीबीआई जांच करनी चाहिए, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। और यहाँ की जो युवाओं की मांग है कि उस पूरे प्रकरण की जांच की जाए, सीबीआई जांच की जाए, उसको नहीं समझा जा रहा। उस पूरे ही इन प्रकरणों का प्रभाव आने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रदेश में कोशिश कर रही है, धार्मिक मुद्दों को लेके आ रही है, भावनात्मक मुद्दों को लेके आ रही है और अपने जो विषय है उनके राष्ट्रवाद के उन विषयों को लेके आ रही है। पर यहाँ के जो मूल विषय जो यहाँ जनता मांग रही है, जो जनता सोच रही है, जो जनता चाहती है कि उन विषयों का निवारण हो, उन विषयों में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है। तो चुनाव में उन्हें निश्चित रूप से उनका विरोध झेलना पड़ेगा। दीपक जी, मैं वापस लौटूंगा। नोटियाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। नोटियाल जी, क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा महत्व रखते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे? क्यों कहा यह जाता है कि ये देश का आम चुनाव है और इसमें क्षेत्रीय मुद्दों से ज्यादा। लेकिन यहाँ एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा मैं, राजनीतिक दलों के लिए ये सहजता की बात होती है जब उन्हें लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दे उठाने चाहिए दूसरे को घेरने के लिए, और जब लगता है कि क्षेत्रीय मुद्दे होने चाहिए तो क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा शुरू रहती है। लेकिन लगता क्या पौड़ी गढ़वाल में मुद्दे किस तरह के हैं इस वक्त? देखिए, जैसे सवाल पूछा योगेंद्र जी, तो मुद्दे दोनों जरूरी हैं। राष्ट्रीय मुद्दा भी जरूरी है, क्षेत्रीय मुद्दा भी जरूरी है। जो क्षेत्र का जो प्रतिनिधि करने वाला होता है तो क्षेत्र मुद्दे की बात करती है, तो जन अपना बनाते हैं, जो बनता है वो तो राष्ट्रीय मुद्दे दिखाता ही है। तो जो पौड़ी के अंदर इस समय स्थिति है, पौड़ी के अंदर इस समय 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं जो बाहर के आदमी कहे जाते हैं, जिनको उत्तराखंड से कोई लेना देना है ही नहीं, सिर्फ उत्तराखंड में राजनीति करने के लिए आ रखे हैं, उनका और कोई मकसद नहीं है, न उत्तराखंड की बोली भाषा से वो परिचित है। और दूसरे हमारे गोदियाल जी हैं। गोदियाल जी एक जन नेता हैं। आज की डेट में आप देखिए किस तरह से
पौड़ी के अंदर किस तरह से एक जलवा लगी है जब वो चलते हैं, जब उनकी रैली चलती है। और वो लोग हैं जो पैसे से नहीं आते, वो पैसा देकर आते हैं, वही उनको चंदा देने का काम कर रहे हैं और उनके साथ रैली में आ भी रहे हैं। तो वो एक जन नेता हैं। और पौड़ी के अंदर कई समस्याएं हैं। आज भी गांव गांव में लोग जो हैं सड़कों के लिए धरने दे रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं। तो इस तरह की समस्या आज भी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने बहुत बड़ा सड़कों को जाल बिछा दिया, उसके बाद भी गांवों में सड़कें नहीं है, लोग वोटिंग का विरोध कर रहे हैं। वहां पर आप चारधाम यात्रा की बात करते हैं कि आपने ऑल वेदर रोड बना दी, पर वो ऑल वेदर सिर्फ कहने के लिए है, वो गर्मियों के सीजन में भी खराब रहती है। आप ऋषिकेश से ऊपर देख लीजिए, पूरा जाम अभी से जाम शुरू हो गया। अभी तो यात्रा सीजन शुरू भी नहीं हुई, पूरी व्यवस्था खराब है। इतना जाम सुबह से शाम आदमी को खड़े खड़े हुए लग जाता है। और मंदिरों के नाम पर तो भाजपा चोरी करने का काम करती है। मंदिरों को, हमारे कोई मंदिर सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, केदारनाथ मंदिर के अंदर से 260 किलो सोना चोरी हो जाता है और आज तक पता भी नहीं लगता किसने किया। तो कोई सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है, वहां से लोग पलायन कर गए हैं। सड़क किनारे कोई थोड़ा बहुत गुजारा भी कर रहा था तो इन्होंने उनकी दुकानें भी तोड़ने का काम किया है। तो जनता बहुत त्रस्त है इनके कामों से। और निश्चित ही जब जनता अपने मुद्दों पे, अपने छिपे मुद्दों पर आती है, तो मुझे नहीं लगता कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। जी चलिए राजेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं सर। क्षेत्रीय मुद्दे हैं, सड़कें आपने बनाई लेकिन गांव में सड़कें नहीं है। गांव में सड़कें नहीं है तो वोट का बहिष्कार किया जा रहा है। अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपके है, स्टेट में है। और मुझे लगता है कि अब तो 6-7 साल से आपकी राज्य में भी सरकार है, 10 साल से मोदी साहब की सरकार रही है। विशेष रूप से वहां पे पैसा भी भेजा जाता है, पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते। क्यों लोगों को बहिष्कार करना पड़ रहा है आजादी के इतने साल बाद? देखिए, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है। मुझे हैरानी इस बात से इसलिए हो रही है कि जो सरकार, जो कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर 60-65 साल तक लगातार राज करती रही, वो जब उन गांव तक सड़क नहीं पहुंचा पाई है, वो पिछले 5-10 साल में हमसे सवाल करने वाली होती कौन है? सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिन गांव में आज ये एक एक गांव गिनाने की बात कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले इन्होंने इस बात को सवाल करने से पहले सोचना चाहिए कि कम से कम अब 2-4-5 गांव तो बचे। इस बात से यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़कों का नेटवर्क पहुंचाया वो बहुत विस्तार पूर्वक चढ़वाया है। और आज जब ये दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली 2.5-3 घंटे में पहुंचते हैं, इन्हें बहुत मजा आता होगा उस गाड़ी में जहां गड्ढे नहीं होते हैं, जहां 6 घंटे का सफर 2.5 घंटे में हो गया। इन्हें उस बारे में भी तो बताना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि एक गांव में अगर सड़क नहीं पहुंच पाई है तो उसका दोष आज ये भारतीय जनता पार्टी पे देते। दूसरी बात, इन्होंने बाहर के प्रत्याशी की बात करी है। ये भारत है, ये भारतीय एकता अखंडता का देश है। ये यहाँ पे जिस तरह से बांटने का काम, चाहे धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे, जाति के नाम पे करते हैं, कांग्रेस की पुरानी नीति रही है। ये जिन अनिल बलूनी जी की बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, और इनकी जानकारी में भी होगा, लेकिन मीडिया में बोलने से थोड़ा घबराते हैं। इनको पार्टी गाइडलाइन, जो गाइडलाइन है वो इसी तरह से मिली होगी कि आपने यही कहना है। अनिल बलूनी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2007 का यहाँ पे कोटद्वार से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इनकी जानकारी में नहीं होगा, हो सकता है उस समय राजनीति में आए भी हो, नहीं आए हो, मेरी जानकारी में नहीं है। उसके बाद आज की स्थिति में वो राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रभारी मीडिया के हैं। इन्हें तो फक्र होना चाहिए कि गढ़वाल का एक व्यक्ति, गढ़वाल का एक नेता राष्ट्र से हमारे उत्तराखंड को संबोधित कर रहा है। राष्ट्र के नाम पे जब अगर हमारे प्रदेश से कोई व्यक्ति राज्यसभा में जा रहा है तो इन्हें फक्र महसूस करना चाहिए। क्या इनके गढ़वाल की सीट से, क्या आज कम से कम उत्तराखंड से आप ये तो बोल सकते हैं राज बब्बर जैसे नेता, राज बब्बर जैसे नेता, अभिनेता हमारे यहां से नहीं है राज्यसभा में। हमारे वो नेता राज्यसभा में है जो हमारे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं। अभी बीते दिनों की राजेश, अग्निवीर केंद्र की फ्लैगशिप योजना में एक है जिसे हम एम्प्लॉयमेंट के लिए देख रहे हैं। लेकिन अभी आपके साथी 2 बैठे हुए हैं और गढ़वाल जो एरिया है वो सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े परिवार रहते हैं। अग्निवीर को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है। आप लोग तारीफ कर रहे हैं कि अग्निवीर, लेकिन दोनों पार्टियां जो आपके साथ में बैठी हुई, उनका निशाना सीधा अग्निवीर को लेकर के है कि सेना को कहाँ ले जाना चाहती है सरकार। मैं बता देता हूं, आप सैन्य परिवारों को प्रभावित करेगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ गढ़वाल के लोग ही आर्मी में नहीं है।
मैं कुमाऊं से बिलोंग करता हूं, अल्मोड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूं और एक नैनीताल संसदीय क्षेत्र भी हमारे कुमाऊं रीजन में है। यहां से भी उतनी ही संख्या में कुमाऊं रेजिमेंट में लोग जाते हैं जितनी संख्या में शायद गढ़वाल से जाते होंगे। हमारे यहाँ के युवा साथी को सबसे पहले रोजगार की जहां तक बात होती थी, जहां पे बेरोजगारी का दंश देश झेल रहा था, जहां पे उत्तराखंड में पलायन की बात हो रही थी, आज देश के अंदर एक योजना तो कम से कम ऐसी है जिसमें युवा साथी जाके 4 वर्षों तक बेरोजगारी का दंश ना झेल के 25 से 30 लाख रुपए की आमदनी लाके इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ तो कर रहा है। ये तो इन्होंने तो इस उत्तराखंड को नशे की ओर डुबा दिया था। इनका अगर वो कार्यकाल देखें 2012 से 17 का अगर आप कार्यकाल देखें तो यहाँ पे शराब की फैक्ट्रियां, शराब के माफियाओं को बसाने का इन्होंने काम किया। आज कम से कम हम उस नशे से अपने युवाओं को आगे बढ़ा के अग्निवीर जैसी एक ऐसी योजना देने का काम करें जिसमें बच्चा कम से कम भारतीय सेना में जाके। वापस आ रहा हूं, वापस लौटूंगा। दीपक जी के पास जाना चाहूंगा। दीपक जी, अभी आपने सुना कि तारीफ करनी चाहिए आप लोगों को कि अनिल बलूनी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से बोले आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि तारीफ इस बात की है कि एक व्यक्ति जो है वो राष्ट्रीय स्तर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गया हुआ है, तो क्या इसका मतलब हम उन्हें सांसद बना ले? ये क्या विषय है? ठीक है, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, व्यक्तिगत उपलब्धि के ऊपर हम उनको साधुवाद करते हैं। बहुत अच्छा है उन्होंने कि एक ऐसे विपिन रावत जी थे, विपिन रावत जी सीडीएस बने, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है। तो क्या इसका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दे दे? क्या कहा विषय क्या है? विषय यह है कि एक जिस विषय को कांग्रेस ने उठाया वो ये है, जो बाहरी और भीतर अंदर की बात कर रहे हैं, वो ये विषय है कि बाहर से लाए गए हैं पैराशूट कैंडिडेट है जिनको पौड़ी लोकसभा में उतारा गया। लेकिन खैर मैं इस विषय में नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं जो विषय है योगेंद्र जी, कितनी सफाई से इन्होंने तारीफ कर दी अग्निवीर की। अभी 2018 की योजना है, 24 के बाद रिटायरमेंट होके आ जाएंगे। आज एक नौजवान को जिसकी उम्र 16 साल में भर्ती हुआ है, 20 साल में 20 लाख रुपए दे देंगे। मान जाऊंगा इनकी समझ में, वो 20 लाख रुपए वो दारू में उड़ाएगा, जुए में हारेगा, एफडी करेगा, या एक प्लॉट खरीदेगा, या एक मकान बनेगा। क्या दिमाग इन्होंने रखा हुआ है? आपको याद होगा कि जब उत्तराखंड नहीं बना था तो उत्तराखंड को मनी ऑर्डर स्टेट बोला जाता था या मनी ऑर्डर प्रांत बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय सेना में कार्यरत थे वो मनी ऑर्डर के द्वारा उनके जो परिवार थे वो चलते थे। एक तरफ तो भारतीय जनता, योगेंद्र जी देखिए एक तरफ तो ये तारीफ करते हैं कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन की स्कीम लाए, और ये तंज कसते हैं कांग्रेस के ऊपर, और उसी के साथ बिल्कुल पीछे पेंशन के लायक ही रोजगार, मतलब पेंशन के लायक ही बेचारे युवा को नहीं रखते हैं। अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं जहां पेंशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब एक तरफ तो ये तारीफ पाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये बिल्कुल सफाचट करना चाह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, इस विषय में तो बोलना पड़ेगा ना इनको। दीपक आपके पास आना चाहूंगा। एक बात और कही राजेश मिश्र साहब ने, जिन गांवों के नाम आप लोग गिना रहे हैं कि सड़क नहीं पहुंची, तो ये तो माना जाना चाहिए कि सड़कें सब जगह पहुंच चुकी हैं, और कांग्रेस को आप तो चलिए सत्ता का हिस्सा बने, लेकिन कांग्रेस को निशाने पे ले रहे हैं कि लंबे समय तक रही है और उम्मीद की जा रही है कि 10 साल में सब कुछ बदल दिया जाएगा। ये कितना गले उतरता है? आपने मुझसे पूछा? दीपक जी आपसे ही पूछ रहा हूं, मैं शॉर्ट में चाहूंगा। देखिए योगेंद्र जी, ये देखिए योगेंद्र जी, इस प्रदेश का दुर्भाग्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ पर राज किया, जिन्होंने उत्तराखंड प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं किया हुआ है। उत्तराखंड इनके स्वप्न में भी नहीं था। आज भले यहाँ पर ये मंत्री संतरी बन चुके हो, पर मुख्यमंत्री बन चुके हो, लेकिन इनके स्वप्न में भी नहीं था। तो कोई भी योजना ये यहाँ पर केंद्र में जो यहाँ का मूल निवासी है उसको लेके कैसी योजना बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं है इनके सपने। जब इन्होंने इस नए प्रदेश की अवधारणा ही नहीं ग्रस्त करी हो, उसके बारे संघर्ष न किया हो, तो उसके प्रति कार्य कैसे करेंगे? ये तो आज के डेट में सिर्फ जो केंद्र में शासन करने वाली सरकार होती, चाहे वो कांग्रेस हो और भारतीय जनता पार्टी हो, वो जो कहेंगे वही चीज यहाँ पर लागू होगी। यही तो समस्या है इस प्रदेश की। आशीष नोटियाल साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। आपने जो सवाल खड़े किए उनका जवाब दिया। पहले तो आपको यही है कि लंबे समय तक आप लोगों ने देश में शासन किया और 10 साल में आप लोग उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी से कि सब कुछ बदल जाएगा। देखें, बीजेपी ने कराई क्या है तो हम कहीं इनसे कोई उम्मीद करेंगे? इससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं।
आप इनसे ना तो रोजगार की उम्मीद कर सकते हैं, ना स्वास्थ्य की कर सकते हैं, ना शिक्षा की, क्योंकि अभी सीख रहे हैं। अभी 10 साल ही हुआ है, ये कह रहे हैं अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी कैसी राजनीति होती है इनको अभी सीख रहे हैं। इनको सिर्फ इतना आता है कैसे दूसरी पार्टी को खत्म कर दें, कैसे ईडी सीबीआई का उपयोग करके अरबों रुपए का चंदा इकट्ठा कर दें, ये सीख गए। पर ये नहीं सीख पाए कि सड़क कैसे बनती। आज जो आप क्या कर रहे हैं ना, सड़कें सब बन चुकी हैं, हर गली मोहल्ले में आदमी सड़क से परेशान है। और देहरादून आप बाहर की बात छोड़े, सिर्फ मेन हाईवे बनाने से कुछ नहीं होता है। आप हर गलियों की बात करें, हर गली के हाल क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है। डेंगू का सीजन फिर आने वाला है, अभी भी आपको समझा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, जरा नालियों की व्यवस्था ठीक करें। क्या हाल हो रखा है, जगह जगह पानी भर रहा है, बड़े बुरे हाल है अभी भी सड़कों के। आप इधर ही आके देख लीजिएगा, बद्रिश कॉलोनी इधर आसपास के एरिया जो है, पूरे गड्ढे गड्ढे पड़े हैं सड़कों में। सड़कों के कारण कई दुर्घटना हो रही है। पर इनके जो डोई वाला के हमारे विधायक हैं, गायब, गुजराते ही नहीं है। लोग बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। गंदगी का अपार भंडार पड़ा है, पर ये सफाई का अवार्ड है। कुछ बहुत बुरे हाल है। और जो लोग बैठे हैं तो ऐसे नहीं बैठ जाता, मजबूर होता है जो सबसे ज्यादा लगा होता है तब वो बैठे हैं, नहीं तो सड़कों की हालत हर गली खराब है, ये निश्चित है। देखिए, दूसरा, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। सिर्फ इनको धर्म का नाम चाहिए कि राम के नाम पर दे दो, बस इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। इन राम के नाम पर मांगना आता है, इस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं। अग्निवीर योजना देखिए कितनी घातक योजना अग्निवीर। आप किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को आप बॉर्डर पर भेज रहे हैं 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर, क्या सीख पाएगा 6 महीने? 6 महीने तो कंप्यूटर का छोटा सा कोर्स भी नहीं सीख सकता। आप उसको मारने के बड़े बड़े हथियारों की ट्रेनिंग 6 महीने में दे देंगे, कैसे दे देगी? 6 महीने बच्चा स्ट्रॉन्ग कैसे होगा उतना? आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है। और 4 साल बाद, अभी अखबार में आ रखा था कुछ टाइम पहले, अग्निवीरों की शादी नहीं हो पा रही है। शादी होगी कैसे? लोग रिटायर पति से कौन शादी करेगा? इनकी शादी 20 लाख क्या होता है? आदमी इससे खर्च कर लेता है। 23-24 साल की उम्र में 20 लाख बचाएगा वो? और आप अगर वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है, क्या बीतेगी उस माँ बाप पे जिनका बच्चा 23-24 साल का दुर्घटना का शिकार हो जाएगा? बहुत केस आते हैं और आ रहे हैं। देखिए, बिना ट्रेनिंग के, बिना ज्ञान के आप सीधा उसे बॉर्डर में सबसे आगे भेजने का काम कर रहे हैं, बहुत गलत है। और फिर आप एक बात और देखिए, अग्निवीर आप मान लो आपके घर में भी है अग्निवीर, आपके पड़ोसी के घर में भी है। 24 साल बाद दोनों अग्निवीर रिटायर हो गए, दोनों की किसी बात पे नोकझोंक हो गई, तो क्या होगा? दोनों अग्निवीर को बंदूक चलानी आती होगी, एक दूसरे का काट कर दो, देश के अंदर दंगे फैल जाएंगे। आज आप देखें, पत्थरबाजों से तो आप बच नहीं पा रहे, आप अग्निवीरों से कैसे बचोगे? आप देखें जगह जगह पर आज की डेट में भारतीय पार्टी के जब नेता जा रहे हैं, इनके पीछे दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं। शुक्र है वो 8-10 अग्निवीर नहीं है, नहीं तो वो तो आपको ढंग से कर देते। तो बहुत बुरे हाल है। अग्निवीर योजना बिल्कुल फेल योजना है। इन लोगों के पास पेंशन देने तक का पैसा नहीं है, इस प्रकार की सरकार है। और देश को कर्ज के ऊपर कर्ज ले लेके धकेल दिया इन्होंने। कहाँ चले गया देश का कर्ज? आप ये देखें, सारी योजनाएं इनकी फेल है। नशे का कारोबार की बात कर रहे थे कि हमने नशा, इनके देखे कितने सुंदर सुंदर डिपार्टमेंट स्टोर खुलवा दिए हैं। बोतलों को ऐसा सजाया जा रहा है जैसे यही है। जवाब दिलवा रहा हूं, मैं जवाब नोटियाल जी मैं जवाब दिलवा रहा हूँ। बिष्ट साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। कुछ सवाल खड़े किए हैं और ये कहा जाता है कि मुद्दों से भटकाया जाता है, भावनाओं को के साथ खेल करके चुनाव जीतने में माहिर है बीजेपी, या आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं? मुझे तो कई बारी उत्तराखंडियों के बीच में डिबेट करने में उत्तराखंडी की ये जो राष्ट्रीय पार्टियां और यूकेडी जैसी इतनी 44 साल पुरानी पार्टी, इनके प्रवक्ता बैठ के जब अपने प्रवचन दे रहे हो तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। एक साथी हमारे बीच में ऐसे बैठे हैं जो 44 साल से सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इस उत्तराखंड की है। इन्होंने संघर्ष भी किया, बलिदान भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आज इनका एक पार्षद नहीं है इस प्रदेश के अंदर। ये गीत गा रहे हैं बड़े बड़े और अग्निवीरों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो यहाँ जब पैसे कमा के लाएंगे तो नशे की तरफ जाएंगे। ये सवाल खड़ा करने चाहते हैं कि आर्मी के अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। ये इनकी मानसिकता है एक चीज। दूसरे महावीर हमारे ये कांग्रेस से बैठे हुए, इनके कथन सुन लीजिए। इनका ये कहना है सबसे पहले कि ये कहना चाहते हैं अग्निवीर जब सामने आएंगे, पड़ोस का भी अग्निवीर होगा, बराबर वाले घर में होगा तो एक दूसरे को गोली मार देंगे। ऐसी तो इनकी कुंठित मानसिकता है जिसकी वजह से इस देश के अंदर इनको कोई पसंद नहीं कर रहा है। एक तो योगेंद्र जी, मैं निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से मैं शालीनता से सुनकर जवाब देता हूं, इनको कह दीजिए कि सुन लीजिए आराम से, बीच में बोलने का काम ना करे बिल्कुल भी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर कम से कम भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी योजना तो लाई जहां पे लोगों को रोजगार मिल रहा है।
अभी इन्होंने सड़कों की बात करी, जब डिबेट की शुरुआत हुई तो इन्होंने गांव के अंदर सड़कों की बात करी, जब सड़कों का सवाल का जवाब इनको मिला तो इन्होंने कह दिया देहरादून के बद्रीश कॉलोनी में सड़क नहीं है। ये देखो तो सही गिरगिट की तरह रंग कैसे बदलते हैं, कोई एक ट्रैक पे रहते हैं ये। जिन गांवों में इन्होंने कभी बिजली नहीं पहुंचाई अपने कार्यकाल में, जिन गांवों में इन्होंने लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा, जिन किसानों के बारे में इन्होंने जीवन में कभी बात नहीं करा, जिन सड़कों की इन्होंने कभी बात नहीं करी, जल जीवन मिशन के तहत आज जहां पे लोगों को इतने 12-13 लाख रुपए, 12-13 लाख परिवारों को जहां पे हम लोग पानी देने का काम कर रहे हैं, वहां पे अगर इन लोगों ने दिया तो हमें देने की क्या जरूरत थी, हम उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और करते। ये आज अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, ये जमीन पर है कहां। अभी इन्होंने नेताओं पे ईडी और सीडी लगाने की बात करी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं राजेंद्र सिंह भंडारी जी पे कौन सी ईडी सीबीआई लगाई है, इनके कपिल सिब्बल जी पे कौन सी ईडी सीबीआई लगाई है, गुलाम नबी आजाद जी पे कौन सी ईडी सीबीआई लगाई है, हार्दिक पटेल इनके पार्टी छोड़कर आए कौन सी ईडी सीबीआई लगाई है। तो ये अनर्गल बयानबाजी देना बंद करें। कांग्रेस की मानसिकता के साथ इस देश का ना कोई नेता जाना चाहता, ना 140 करोड़ जनता इनको कहीं पे भी समर्थन देती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की आप बात करते हैं, काम की बात करते हैं, वो देश देख रहा है और देश उसी एजेंडे के साथ चल के इस देश के अंदर 400 प्लस का जो नारा भारतीय जनता पार्टी दिया उसे हम लोग निश्चित रूप से जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के भावी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और जहां तक पौड़ी लोकसभा सीट की बात है, 14 विधानसभाएं हैं, 14 विधानसभाओं के अंदर एक भी प्रत्याशी इनका, एक भी एमएलए 14 विधानसभाओं के अंदर नहीं है। तो आप अंदाज कीजिए लोकसभा जीतने की बात कर रहे हैं और जहां हमारे कैंडिडेट को भारी और पैराशूट कैंडिडेट बता रहे हैं। मैं यही तो इनको कहना चाह रहा हूं, गढ़वाल से पलायन करके देहरादून में आ गए। देहरादून के अगर लोग इनको कहने लग जाए कि आप भारी व्यक्ति हैं तो एक किस तरह का सवाल होगा, आप अपने आप अंदाजा कीजिए। तो इनको सोचना चाहिए, उत्तराखंडी मन से भी उत्तराखंडी है, तन से भी उत्तराखंडी और परिवार से भी उत्तराखंडी है। तो सवाल बेकार के ना करें। जमीन में आपको कोई नहीं सुन रहा है, कैंडिडेट आपके कहीं से कहीं तक नहीं है, जमानत आपकी बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। 30 सेकंड दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करें, म्यूट है आपका, म्यूट है सिस्टम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। दीपक आपकी आवाज नहीं आ रही है, दीपक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। हेलो जी दीपक जी, अगर ये अगर इनका भाषण खत्म हो गया हो राजनीति का, तो इनसे कहिए कि पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी का कांड की सीबीआई जांच करा दे और परिसंपत्तियों के बंटवारे के बारे में स्पष्ट करें क्यों नहीं किया जा रहा है, स्पष्ट करें इस चीज को। और एक और चीज, कल ही जवाब ले लीजिए उत्तराखंड में जवाब ले लीजिए, जितना ये भाषण दे रहे हैं यहाँ पर, जवाब ले लीजिए मेरे से प्लीज। जवाब दे रहे हैं, वाइंड अप। बिल्कुल इनसे ये कहिए कि जुडिशरी की पढ़ाई कर लें और जज की जगह पे खुद बैठ जाएं, हो जाएगी सीबीआई की जांच। जब जज ने कह दिया, सिटिंग जज कह रहे हैं कि एसआईटी की जांच बहुत अच्छी चल रही है, तो ये जज बनना चाह रहे हैं। आप देखिए तो सही कि मानसिकता कितनी है। इन्हें जुडिशरी सिस्टम का नहीं पता, जुडिशरी सिस्टम नहीं मालूम इन्हें, जुडिशरी सिस्टम नहीं मालूम है इन्हें कि जुडिशरी सिस्टम होता क्या है। इनको क्यों चुनना है तो पूछिए, ये हमारे ऊपर सवाल कर रहे हैं, इन्हें चुनना क्यों है, ये वोट किसलिए मांगेंगे लोगों के बीच में जाके, इनसे पूछे तो सही। इन्होंने एक बात नहीं बोली कि उत्तराखंड क्रांति दल को वोट क्यों दे जनता। मैं रोकना चाहूंगा, चले समय हो चुका है, जी ठीक है, धन्यवाद। दीपक जी मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, उत्तराखंड के हम पौड़ी गढ़वाल को लेकर के चर्चा की और अंकिता भंडारी केस, मुझे लगता है कि हर एपिसोड में आपको इसी तरह से सुनने को मिलेगा। बीजेपी का वही जवाब होगा, विपक्ष का इसी तरह से हमला होगा। खैर, अनिल बलूनी एक कद्दावर नेता है, लेकिन उन्हें कुछ परिस्थितियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। रिजल्ट क्या रहेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इसे हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है 5 सीट में से। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और